हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम ह्यूमन आई कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो ह्यूमन आई सबसे पहले एक चीज़ आती है, ह्यूमन आई क्या होती है। ह्यूमन आई एक ऐसी ऑर्गन है ह्यूमन का जिससे दैट इनेबल्स और जिससे हम अपने ह्यूमन कलरफुल वर्ल्ड को देख पाते हैं, अपने आसपास के कलरफुल वर्ल्ड को। सो सबसे इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन है हमारे पास। इसी से हम अपने वंडरफुल वर्ल्ड एंड कलर्स को देख पाते हैं। आइज़ क्लोज कर लेते हैं तो हम बस ऑब्जेक्ट्स को उनकी स्मेल से, साउंड से या आवाज़ से ही पहचान सकते हैं या उनको छू के पहचान सकते हैं। लेकिन जब हम आइज़ बंद कर लेते हैं उनके कलर्स को पहचानना इम्पॉसिबल है। सो इसीलिए ह्यूमन आई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वंडरफुल वर्ल्ड जो है हमारे अराउंड उसको देखने के लिए इनेबल करती है। ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। उन्होंने कैमरा से कंपेयर किया है ह्यूमन आई को। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। सो ह्यूमन आई में एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जिस पे इमेज बनती है और उसी को रेटिना बोलते हैं। एंड लाइट कहाँ से एंटर करती है? लाइट कॉर्निया से एंटर करती है, जो कि थिन मेम्ब्रेन है बल्जिंग आउटवर्ड्स, एंड वो ट्रांसपेरेंट होता है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए आई बॉल का जो अप्रॉक्सीमेट डायमीटर है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो जो रिफ्रैक्शन ज़्यादातर होती है वो तो कॉर्निया पे ही हो जाती है, आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया लाइट रेस की। और जो कॉर्निया के अंदर एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है, जो मैंने आपको जो एक कन्वेक्स शेप का लेंस होता है। सो उसी से जो है फाइनल एडजस्टमेंट होती है फोकल लेंथ की। एंड यही जो आपकी फोकल लेंथ इधर उधर करता है ताकि आप दूर के ऑब्जेक्ट्स पास के ऑब्जेक्ट्स को देख पाएँ। सो इसी की वजह से होता है ये। और जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसको कंट्रोल करती है हमारी सिलियरी मसल्स, जो उसके आसपास सराउंडेड होती हैं। ठीक है। सो वी फाइंड स्ट्रक्चर कॉल्ड इरिस। अब जस्ट जो हमारा रेटिना होता है उसके आगे, या हम कह सकते हैं जहाँ रेटिना इमेज बनती है, जो कॉर्निया के पीछे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इरिस कहते हैं। और एक डार्क मस्कुलर डायफ्राम होता है जिससे जिससे जो हमारा एक ब्लैक सा कलर का डॉट होता है प्यूपिल, जिसकी मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। एंड प्यूपिल की वजह से ही जो लाइट है वो हमारी आई में घुसती है। सो इरिस तो कलर देता है आईज को एंड कंट्रोल करता है प्यूपिल के साइज को। प्यूपिल क्या करता है? इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग अ आई। जितनी भी आई की लाइट होती है जो हमारी आई में जाती है वो सारी प्यूपिल ही रेगुलेट करता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जो आई लेंस है वो एक इन्वर्टेड रियल इमेज बनाता है, मतलब सीधी इमेज नहीं बनाता है, वो इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनाता है। वो तो हमारा ब्रेन ही होता है जिसकी वजह से हमें वर्चुअल इरेक्ट दिखती है, सीधी इमेज दिखती है। हमें कोई भी इमेज उल्टी नहीं दिखती है हमारे आइज़ को। जो मिरर दिखाता है वो अलग बात है, बट हमें इमेज सारी सीधी दिखती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि ऑप्टिक नर्व के थ्रू जब सिग्नल्स जाते हैं हमारे ब्रेन को तो हमारा ब्रेन ही उसको वर्चुअल इरेक्ट बना देता है। ठीक है। सो रेटिना इज़ अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। सो रेटिना में ही रोड्स एंड कॉन्स होते हैं। सो रोड्स क्या करते हैं, वो हमारे लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करते हैं। कॉन्स गिव्स कलर्स। सो लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन एलिमिनेशन। जब भी लाइट होती है तो लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। दीज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गिव अस द साइट ऑफ विजन। इन्हीं की वजह से हमें विजन दिखती है। दीज सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन विया ऑप्टिक नर्व, विया मीन्स थ्रू। सो ये सिग्नल्स ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचते हैं। ब्रेन सिग्नल को इंटरप्रेट करता है एंड फाइनली प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन दैट वी परसीव ऑब्जेक्ट्स आज दे आर। परसीव ऑब्जेक्ट्स दे आर मीन्स दैट ऑब्जेक्ट्स सीधे होते हैं, सो हमें सीधे ही दिखते हैं। अब हम पावर अकोमोडेशन को पढ़ने वाले हैं। पावर अकोमोडेशन क्या होता है? इट्स बेसिकली द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू अकोमोडेट्स पावर और टू चेंज फोकल लेंथ सो दैट वी कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। सो आई लेंस इज कम्पोज ऑफ फिब्रस जेली लाइक मटीरियल। आई लेंस जो है एक फिब्रस जेली लाइक मटीरियल से बना हुआ होता है और इसका कर्वेचर जो सेंटर ऑफ जो कर्वेचर होता है, लाइक बड़ी हो जाती है आई बॉल, छोटी हो जाती है, वो सारी कंट्रोल करी जा सकती है। और कौन कंट्रोल करता है? सिलियरी मसल्स। आई लेंस मैंने आपको बताया था, आई लेंस को हमारी सिलियरी मसल्स कंट्रोल करती हैं। चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन डिक्रीज फोकल लेंथ। अब देखो आई लेंस का कर्वेचर में चेंज मतलब आई लेंस का जो कर्वेचर होता है यानी कि उसकी जो पावर होती है अगर वो इंक्रीज हो जाती है तो उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो जो कर्वेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। सो दीज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स द लेंस बिकम थिन। मतलब रिलैक्स का बोले जब आप कोई दूर की चीज़ देख रहे हैं तो मसल्स रिलैक्स हैं तो आई लेंस आपका थिन हो जाता है, जिस वजह से
आपकी फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है एंड आपका नंबर नहीं होता। इसका मतलब अगर आप कोई पास की चीज़ देख रहे हैं उसी से आपका नंबर बढ़ता है एंड ये फैक्ट है। दिस फोकल लेंथ इंक्रीज, दिस enables us to see distant objects clearly when you are looking at objects closer to the eye. Ciliary muscles contract, this increase the curvature of the eye lens. अब आप पास की चीज़ देख रहे हैं तो सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जो सिलियरी मसल्स ही हैं जो हमारे लेंस को कंट्रोल करती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लेंस भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और ये जो है कर्वेचर इंक्रीज कर देता है आई लेंस का, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, दिस इनेबल्स अस टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, इसी की वजह से हम नियर बाय ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। तो हमने 2 केस देखे, एक जिससे हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देख पाते हैं और एक जिससे हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं। ठीक है, सो द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ इज अकोमोडेशन। अब यहाँ पे ये आपको याद रखनी है, लाइन पेपर में पूछी जाती है। हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो सर्टेन मिनिमम लिमिट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फोकल लेंथ होती है ना आई की, वो एक हद से ज़्यादा नहीं कम कर सकते। अब जैसे 25 सेंटीमीटर एक मिनिमम डिस्टेंस है, जिससे अगर और कम आप फोकल लेंथ कर देते हैं तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। लाइक कुछ तो नहीं कह सकते, लाइक आपको ब्लर दिखाई देंगी, चीज़ कंफर्टेबली नहीं देख पाएंगे आप। जैसे आप ट्राई होल्डिंग अ बुक इन फ्रंट ऑफ यू नियर 25 सेंटीमीटर, सो यू विल सी द लेटर्स ऑन इट ब्लर। So that is why, because the focal length can not be decreased below a certain limit, because इसकी वजह से हमारे आइज पे स्ट्रेन पड़ता है एंड इसीलिए एक लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन बनाया गया जिसे नियर पॉइंट ऑफ द आई कहा जाता है। और यंग अडल्ट जिसकी नॉर्मल विजन है उसके लिए 25 सेंटीमीटर होता है ये। और जो फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच एन आई कैन सी इज द फार पॉइंट ऑफ द आई, ये इन्फिनिटी होता है। नॉर्मल आई कितना ही दूर देख सकती है, मतलब इन्फिनिटी है, डिफाइंड नहीं है, इट में वैरी, बट नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी है। You may note here that normal eye can see objects clearly that are between 25 centimeter infinity. Sometimes the crystalline lens, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ बताई हुई है जिसको एक कंडीशन होती है जिसमें ओल्ड एज में जाके हमारी जो आई होती है उसका बाहर का जो पोर्शन होता है वो मिल्की हो जाता है, क्लाउडी हो जाता है, आपको बाहर से भी दिखता है। कॉर्निया पे बेसिकली चीज़ होती है, इससे पार्शियल या तो आधी या तो कंप्लीट विजन लॉस हो सकता है, लेकिन इसको रिस्टोर करना पॉसिबल है। कैटरैक्ट सर्जरी होती है, सर्जिकल इंटरवेंशन से इसको रिस्टोर कर सकते हैं। अब हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड द करेक्शन पढ़ेंगे। तो अभी उन्होंने बताया समटाइम्स आई में ग्रेजुअली लूज पावर अकोमोडेशन, जिस एक केस पढ़ेंगे जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो सच कंडीशन द पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली कंफर्टेबली, विजन बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। देयर मेनली 3 कॉमन डिफेक्ट्स अब हम पढ़ेंगे। मायोपिया जिसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं, नियर साइटेड मीन्स हमें पास का दिखता है बट दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया जिसको फार साइटेडनेस बोलते हैं, एंड प्रेस बायोपिया जिसकी वजह से लोकल डिक्रीजिंग हो जाती है हमारी आई लेंस की पावर की। ठीक है, अभी हम इनको पढ़ते हैं और सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज जो इनके लिए यूज्ड होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस है मायोपिया का, इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। जिसको मायोपिया होता है वो पास का ऑब्जेक्ट तो देख सकता है अगर उसके पास की नज़र ठीक है, लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख सकता अच्छे से। पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियर देन इन्फिनिटी। अब जैसे जो हमारा फार डिस्टेंस होता है, अभी हमने पावर अकोमोडेशन में पढ़ा था, वो वैसे तो इंसान के लिए इन्फिनिटी होता है, लेकिन इस इंसान को इतना दूर का नहीं दिखेगा, इसको पास का ऑब्जेक्ट ही दिखेगा अच्छे से, इतना दूर का नहीं दिखेगा। सो इसलिए कहा गया है कि उनका जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी से पास होता है, उतना ही उनको क्लियर दिखता है। सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स, सिर्फ फ्यू मीटर्स तक उन्हें क्लियर दिखेगा। मायोपिक आई में द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। अब इसमें क्या होता है, रेटिना में मैंने आपको बताया था इमेज बनती है, लेकिन जो इमेज होती है वो रेटिना, इस केस में रेटिना पे नहीं बनती, रेटिना के आगे बनने लग जाती है। और आप इसमें आप देख सकते हैं इस वाले केस में, सेकेंड वाले केस में जो है यहाँ पे इमेज बननी यहाँ पे चाहिए थी लेकिन बन यहाँ पे रही है। सो दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे इंडिकेटली यहाँ पे बननी चाहिए थी इमेज। सो ये क्यों हो जाता है डिफेक्ट? दिस इफेक्ट में अराइज ड्यू टू द एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। जो आई लेंस होता है या तो ज़्यादा उसका एक्सेसिव कर्वेचर हो गया एंड एलोंगेशन ऑफ आई बॉल हो गया। कई लोगों में आपने देखा होगा आई बॉल बड़ी हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, तो इसी की वजह से होता है मायोपिया। उनके आइज से उनको अच्छे से दिखता नहीं है दूर का, और इस कंडीशन में आपको कनकेव लेंस यूज़ करना चाहिए। सुटेबल पावर वो आपकी देखी जाती है, जो आप जाते हैं ऑप्टोमोलॉजिस्ट के पास, वो अपने आप देखता है ये चीज़ें। तो अब हम अपने देखेंगे सेकेंड केस, इसको हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। अब इसमें आपको पास का तो दिखता है लेकिन दूर का
पास का नहीं दिखता लेकिन दूर का दिखता है। तो ये कैसा केस हुआ? अभी हमने पढ़ा कि हमें उस केस में दूर का नहीं दिखता, पास का दिखता है। इस केस में पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है। अगर कोई बड़ी एज का इंसान है, मोस्टली बड़ी एज के इंसानों में ये चीज़ें होती हैं, अगर उनकी दूर की नज़र ठीक है तो उनको पास का, जैसे वो कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उन्हें बिना चश्मा लगाए बुक नहीं दिखेगी। और वो चश्मा कौन सा लगाता है? कन्वेक्स लेंस। बाकी हम ये पढ़ेंगे अभी। So a person with hypermetropia can see distant objects clearly but not nearby objects distinctly. Distinctly means clearly. The near point for the person is further away from the normal point. अब फर्स्ट वाले केस में, मायोपिया के केस में हमने देखा जो इन्फिनिटी होता है वो जो उनके फार पॉइंट होता है मच नियर इन्फिनिटी होते हैं। इस केस में जो उनका नियर पॉइंट होता है वो मच मोर देन 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब उन्हें बुक अगर कंफर्टेबली पढ़नी है तो उन्हें दूर रखनी पड़ेगी 25 सेंटीमीटर से, तभी वो पढ़ पाएंगे। So this is because the light rays from a close by object are focused at a point behind the retina. अब यहाँ पे इमेज पीछे बनती है रेटिना के, उस केस में आगे बन रही थी, इस केस में पीछे बन रही है। दिस इफेक्ट अराइजेस। अब इसमें दो केसेस जो है ना, दोनों केसेस में मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में, ये आपको याद रखने हैं, 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में आ जाते हैं। सो फोकल लेंथ अगर बहुत बढ़ गई है, फोकल लेंथ हैज बिकम टू लॉन्ग, या तो आई बॉल बहुत ज़्यादा स्मॉल हो गई। उस केस में क्या था? फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई थी और आई बॉल एलोंगेट हो गई थी। इस केस में उल्टा ही है, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई, आई बॉल डिक्रीज हो गई है। दिस इफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर। ठीक है, जिसकी वजह से सारे जो चीज़ें हैं उनको कन्वर्ट कर देगा कन्वेक्स लेंस, जिसकी वजह से इमेज जो है पीछे बन रही थी वो आगे बनेगी, अब बिल्कुल अपन के रेटिना पे बनेगी। सो आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग ऑफ द इमेज ऑफ रेटिना। ये इन्होंने बता दिया है कि आई लेंस कन्वेक्स लेंस जो होता है वो एडिशनल फोकसिंग करता है, जिसकी वजह से जो इमेज बन रही थी वो रेटिना पे बनती है। अब हम प्रेसबायोपिया का केस पढ़ेंगे। सो द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। इस केस में क्या होता है, जैसे एज बढ़ती रहती है तो पावर अकोमोडेशन या जो आपकी सिलियरी मसल्स होती हैं वीक हो जाती हैं। इसकी वजह से जो पावर अकोमोडेशन है वो अच्छे से अकोमोडेट नहीं कर पाती आपकी फोकल लेंथ को। फोकल लेंथ अकोमोडेट नहीं हो पाएगी तो इस वजह से आपको अच्छे से नहीं दिखेगा। फॉर द मोस्ट पीपल नियर पॉइंट ऑफ द आई ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, जिसकी वजह से उन्हें डिफ़िकल्ट लगता है पास का चीज़ें देखना और अच्छे से देखना विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। इस डिफेक्ट को प्रेसबायोपिया कहते हैं, जिसमें ग्रेजुअल वीकनिंग हो जाती है ड्यू टू एजिंग। इट अराइज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी आई लेंस की मतलब जो सिलियरी मसल होती है वो वीक पड़ जाते हैं, एज अ रिजल्ट फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस होता है, और उसी वजह से प्रेसबायोपिया होता है। फर्दर इन्होंने बताया हुआ है पर्सन को ऐसा हो सकता है कि मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो। अब इस केस में पर्सन क्या करेगा, कौन सा चश्मा लगाए कौन सा नहीं? तो इस केस में लोग बाइफोकल लेंसेज यूज़ करते हैं, जिसमें ऊपर की साइड कनकेव लेंस होता है, नीचे की साइड कन्वेक्स लेंस होता है। क्योंकि ऊपर की साइड से हमें दूर का हम देख पाएंगे आंखें उठा के, इसलिए ऊपर कनकेव लेंस होता है और नीचे कन्वेक्स लेंस होता है। इसके पीछे भी एक मिस्ट्री है, लेकिन मिस्ट्री नहीं, मिथोलॉजिकल रीजन है इसके पीछे भी। द अपर पोर्शन कंसिस्ट ऑफ कनकेव लेंस, इट फैसिलिटेट्स डिस्टेंट विजन, लोअर पार्ट इज कन्वेक्स, इट फैसिलिटेट्स नियर विजन। These days it's possible to correct the refractive defects with contact lenses और surgical interventions। अगर आपको नहीं चाहिए कि आप चश्मा लगाएं तो आजकल ये भी संभव हो गया कि आप सर्जिकल इंटरवेंशंस के थ्रू एक सर्जरी करवा लें, जिससे आपका ये नंबर हट जाएगा। एंड आप कंटैक्ट लेंसेज भी यूज़ कर सकते हैं ईदर इन द केस ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो गाइज अब आप इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आई थिंक ये आपके लिए इजी हो गए होंगे अगर आपको कंसेप्ट समझ आया है तो। अब फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय द पावर अकोमोडेशन ऑफ आई। तो आप बता सकते हैं पावर अकोमोडेशन ऑफ द आई इज द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू अकोमोडेट्स इज फोकल लेंथ ड्यू टू विच इट कैन सी डिस्टेंट फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ओके, सो अब क्वेश्चन 2 आता है अ पर्सन मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टिंक्टली। मायोपिक आई है, सो अब पूछा है कौन सा करेक्टिव लेंस यूज़ करना चाहिए, कनकेव यूज़ करना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द फार पॉइंट नियर पॉइंट ऑफ द आई। फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी, नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और नॉर्मल विजन लिखा हो ये ज़रूर देख लेना। स्टूडेंट हैज़ क्वेश्चन 4 व्हाट अ स्टूडेंट डिफिकल्टी रीडिंग ब्लैकबोर्ड विल सिटिंग इन द लास्ट रो। अब उसको दूर का नहीं दिख रहा है, सो व्हाट डिफेक्ट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम, उसको मायोपिया है। ठीक है, एंड हाउ कैन बी करेक्टेड, अभी हमने सेकंड केस में देखा कनकेव लेंस से। ठीक है, सो गाइज अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। अब हमने देखा है राइट कैसे रिफ्लैक्ट होती है एक रेक्टेंगुलर ग्लास से, हमने लाइट वाले चैप्टर में देखा है। लेकिन पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के लिए जैसे ग्लास स्लैब हो गया तो इमर्जेंट रे पैरेलल होती है इंसिडेंट के लिए रे के लिए। लेकिन अगर ट्रांसपेरेंट प्रिज्म हुआ उसकी जगह तो क्या होगा, क्योंकि उसकी जो दोनों साइड्स होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल तो नहीं होती, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होती हैं। तो इस केस में हम क्या करेंगे वो हम देखते हैं।
सो गाइस इस एक्टिविटी में इन्होंने बताया हुआ है कि जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे होती है पैरेलल नहीं होती, इसलिए एंगल आपके डिफरेंट बनेंगे। और इसमें ये एंगल्स इंपॉर्टेंट है सारे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड है, इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे जो रिफ्रैक्टेड रे के आगे वाला एंगल बनता है दिस एंगल, एफ एंड एस लाइन जो है ये हमारी एंगल ऑफ इमर्जेंट रे है। और यहाँ पे जो ई बना रही है ये दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ फ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस जो अभी बताया, और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है। सो गाइज अगर इसी इंसिडेंट रे को हमने सामने और स्ट्रेच कर दिया, ये लाइन जैसे डॉटेड इसलिए बनाई ताकि ये इमेजिनरी लाइन है, बिकॉज अगर ऐसे हमने स्ट्रेच कर दिया इसे और इमर्जेंट रे को पीछे की ओर स्ट्रेच किया, तो ये दोनों जो एंगल बनाएंगे इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। एंगल, अब एक और एंगल होता है ये बीच में, ये एंगल ऑफ प्रिज्म, इन दोनों लेटरल सर्फेसिस के बीच में एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, इज डिनोटेड बाय लेटर ए, ठीक है। सो गाइज अब देख लेते हैं डिस्पर्जन कैसे होती है, रेनबो कैसे बनता है। ये नेचुरल फिनोमेना है, बहुत इंटरेस्टिंग, लेट्स स्टडी। सो प्रिज्म इज प्रोबेबली स्प्लिट द इंसिडेंट वाइट रे इनटू द बैंड ऑफ कलर्स, कितने कलर्स में, 7 कलर्स में, विच इज विबग्योर। नोट द कलर्स दैट अपीयर एट द 2 ends of the color band. What's the sequence of the color? Sequence white, indigo, blue, green, yellow, orange, red. Vibgyor can be used to remember this. The band of the colors components of a light beam is called spectrum. जो बैंड होता है इन 7 कलर्स का, उसको जो डिस्पर्स हो जाता है जब वाइट लाइट, उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यू माइट नॉट बी एबल टू सी ऑल द कलर्स सेपरेटली, दैट समथिंग मेक्स दीज कलर्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट और एनी टाइप ऑफ लाइट, जो भी लाइट है जो 7 कलर स्प्लिट होती है उसको हम वाइट लाइट ही कहते हैं। जब ये लाइट स्प्लिट हो जाती है कंपोनेंट कलर्स में, इसको डिस्पर्जन कहते हैं इस प्रोसेस को। इसका भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यू हैव सीन वाइट लाइट इज डिस्पोज इनटू 7 कलर्स कंपोनेंट बाय अ प्रिज्म। हाउ डू वी गेट दीज कलर्स एंड व्हाई डू वी गेट दीज कलर्स? डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स विद रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट रे एज दे पास थ्रू प्रिज्म। तो इन्हें ये भी बताया हुआ है रेड लाइट सबसे कम बेंड करती है, वायलेट सबसे मोस्ट। तो रेड लाइट की वेवलेंथ जो होती है सबसे ज़्यादा होती है, वायलेट की सबसे कम होती है। और ये जो रेड लाइट का ये फिनोमेना है ना, ये इसको हेल्प करता है कि हम डेंजर सिग्नल्स में भी रेड लाइट यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा जो है रिफ्रैक्ट ना हो और डेंजर सिग्नल्स दिख जाएँ किसी फॉग वाली चीज़ में भी, तब भी वो रिफ्रैक्ट ना हो लाइट, ठीक है। अब इन्होंने बताया हुआ है कि द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर दैट वी एबल टू सी इन अ स्पेक्ट्रम, ये बैंड ऑफ कलर्स को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब आइजक न्यूटन वाज द फर्स्ट यूज अ ग्लास प्लेनेट ऑब्टेन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट। आइजक न्यूटन सबसे पहले ये चीज़ नोटिस करी थी। उन्होंने स्प्लिट करने का ट्राई किया वाइट लाइट फॉर द बाय यूजिंग अनदर सिमिलर प्रिज्म। उन्होंने ऐसे आइडेंटिकल प्रिज्म सीधा लगा दिया लेकिन कुछ और कलर नहीं मिले, उन्हें लगा कि और स्प्लिट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने इन्वर्टेड पोजीशन में वही सेम प्रिज्म एक और प्रिज्म लगाया सीधे प्रिज्म के आगे, और फिर उन्होंने देखा कि वाइट लाइट फिर से बन रही है, 7 कलर्स फिर से एक वाइट लाइट में कंस्टिट्यूट हो रहे हैं। सो this allowed all the colors of spectrum to pass through the second prism. He found a white beam of light emerging from the other side of the second prism. फिर से उन्होंने वही white light मिली। The observation gave Newton the idea sunlight is made of 7 constituent colors, और इनको और further split नहीं करा जा सकता, ठीक है। अब इन्होंने बताया हुआ है any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is often referred to as white light. कोई भी लाइट जो 7 कलर्स दे रही है उसको white light बोलते हैं। A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after rain shower, हमें पता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए तभी रेनबो फॉर्म होता है। इट्स कॉज बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। अगर जब भी अभी बारिश हुई है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं आसमान में और तभी धूप निकल आती है, तो उन पे लाइट पड़ती है, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन सारी उन बूंदों के थ्रू होती है, तभी हमें रेनबो दिखता है। और आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी रेनबो बनता है ना, वो सन के अपोजिट साइड में बनेगा, क्योंकि सन की जहाँ से रेज आ रही हैं वहाँ जहाँ पड़ेंगी तो वहीं तो रेनबो पड़ेगा, सीधा सन के पीछे या उधर थोड़ी बनेगा, सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। The water droplets act like small prisms, refract and disperse the incident sunlight reflected internally, and finally refracted comes to raindrop. Due to dispersion of light, internal reflection, different color reach the observer's eye. सो आपको एक रेनबो तो दिख सकता है सनी डे पे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू अ वाटरफॉल और वाटर फाउंटेन विद द सन बिहाइंड यू। देखो अब आप ये क्या कह रहे हैं कि आपको रेनबो तब भी दिख सकता है अगर आप किसी वाटरफॉल से देखते हैं और धूप निकली हुई है, तो आप उसके थ्रू देख रहे हैं, अगर सन आपके पीछे पड़ रहा है तो आपको तब भी रेनबो दिख सकता है, क्योंकि सन की वाइट लाइट उनके थ्रू जाती है एंड रिफ्लेक्शन के थ्रू की वजह से आपको रेनबो दिखता है। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर पहुँच गए, विच इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये एक फिनोमेना है जिसकी वजह से ही आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड जिसकी वजह से आपको जो स्टार होता है अप दिखता है, उसकी एक्चुअल पोजीशन, ये सारे फिनोमेना में हम डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा होगा कि अपीयरिंग रैंडम वेवरिंग और द फ्लिकरिंग ऑब्जेक्ट सीन थ्रू अ टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट। अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम के ऊपर या कोई गर्म चीज़ है उसके ऊपर आपने कोई सामान रख दिया, तो आपको दूर से देखेंगे तो आपको हिलती हुई नजर आएगी वो चीज़, क्योंकि उसकी स्टीम है वो इसको हिला रही है, उसके
molecules. So air just above the fire becomes hotter than the air further up. The hotter is lighter. Hotter air जो है हल्की होती है, lighter means less dense, and the cooler air वो more dense होती है, has a refractive index slightly more than the hotter air. ठीक है, since the physical condition of the refracting medium is not stationary, the plane position of the object seen through a hot air fluctuates. This waving does an effect of atmospheric refraction of light by Earth atmosphere on the small scale in a local environment. Thus twinkling of stars is a phenomenon on much larger scale. Twinkling of stars जो है, जैसे ये फ्लिकरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिख रही थी, वही ट्विंकलिंग स्टार्स भी सेम चीज़ है. जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज होता है और कोई चीज़ आपको प्रॉपर्ली नहीं दिख पाती, आपकी आईज को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पाती, उसी को ट्विंकलिंग स्टार होते हैं. लेकिन वो बहुत बड़ा फिनोमेना है और लार्ज स्केल में हमें देखने को मिलता है. चलिए वो देखते हैं. So twinkling star is a star is due to the atmospheric refraction of sunlight. जो starlight होती है वो जब एंटर करती है अर्थ एटमॉस्फेयर में अंडर कुछ रिफ्रैक्शन कंटिन्यूसली बिफोर इट रीचेज द अर्थ. अब सनलाइट आ रही है तो वो अर्थ में एंटर करने से पहले बहुत ज़्यादा बार रिफ्रैक्ट करेगी, क्योंकि अर्थ का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, उसके लेयर्स का काफ़ी सारे लेयर्स हैं जिसका सबका ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होता रहता है. सो अर्थ का भी जो लाइट है कभी यहाँ वहाँ से आएगी तो कभी यहाँ पर चेंज हो जाएगी. सो ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं. तो ग्रेजुअल चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में भी चेंज आता है, एंड इसी वजह से हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखने को मिलती है. अब क्वेश्चन आता है प्लांट्स की ट्विंकल नहीं करते, स्टार्स तो करते हैं, प्लांट्स की ट्विंकल नहीं करते. तो स्टार के पास अपनी ओन लाइट होती है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि उनके पास एक लाइट है. लेकिन प्लांट्स के पास तो बहुत सारी लाइट है, स्टार से भी आ रही है और मून से भी आ रही है. देखो मून की खुद की लाइट नहीं, बट सन से तो वो दे ही रहा है ना, और सन की भी आ रही है. सो जो प्लांट्स काफ़ी पास होते हैं, एक तो ये चीज़ हो गई. एंड अगर हम प्लैनेट्स को हम कैसे मानते हैं, लार्ज कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. तो टोटल वेरिएशन होती है, यहाँ से लाइट भी सेम आ रही है, यहाँ से लाइट भी अलग सेम आ रही है. सो सारी जो लाइट है ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर देती हैं, एंड इसकी वजह से जो है ट्विंकलिंग इफेक्ट हमें प्लैनेट्स में नहीं दिखता. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. तो आपको पता होना चाहिए कि सन हमें सनसेट निकलने के दो मिनट पहले और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक दिखता है. तो हमें 4 मिनट एक्स्ट्रा दिखता है. सन जितना नहीं दिखना चाहिए उससे भी एक्स्ट्रा दिखता है. ये क्यों होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है. मतलब जो स्काई में है वो सन नहीं होता उस टाइम पे उस जगह पे, लेकिन हमें दिखता है. सो बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजॉन बाय द सन, एंड दिस फिगर शोज अस द एक्चुअल अनअपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन. हॉरिजॉन के इधर होना चाहिए था लेकिन हमें ऊपर दिख रहा है सन. ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो रही है. द टाइम डिफरेंस बिटवीन देम इज 2 minutes, एंड अपेरेंट फ्लैटनिंग ऑफ द सन डिस्क सनराइज सनसेट रिड्यूस ड्यू टू द सेम फिनोमेना व्हिच इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन.